नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए यह मांग की गई है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दे कि अब जो चुनाव होने हैं यह आम चुनाव पूरी तरह से बैलेट पेपर से संपन्न होने चाहिए, ना कि ईवीएम से। तो अब देश में पूरा का पूरा राजनीतिक चुनावी माहौल तो बना ही हुआ है 2024 के चुनावों के लिए, लेकिन ईवीएम के ऊपर इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न करना कोई नया नहीं है। जब से हम लोग देश में देख रहे हैं कि एनडीए सरकार आई है, कांग्रेस गई है, तब से लगातार ईवीएम के ऊपर अलग अलग प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। बोला जाता रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इससे विश्वसनीय चुनाव संपन्न नहीं होते। हर बार धांधली की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जा रही है। यही सब तो देख रहे हैं। और ये भी कोई पहला मामला नहीं है जब कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। इससे पहले भी अनेक बार हम लोगों ने देखा है कि बैलेट पेपर्स को लेकर के मांग उठी है। कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से ही वोटिंग होनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि ईवीएम को ठीक प्रकार से उपयोग में नहीं लिया जा रहा है और सत्तारूढ़ दल को ही वह लाभ दे रही है। इसके अलावा एक खास पक्ष जो लगातार उठाया जा रहा है वह है वीवीपैट की पूरी गिनती होना। दरअसल वीवीपैट स्लिप्स जो होती हैं उनकी काउंटिंग पूरी नहीं होती है, रैंडमली ही उनके वोट्स को काउंट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। अब यह भी डिमांड हो रही है कि वीवीपैट्स की जो पर्चियां होती हैं उनका भी 100% काउंट किया जाना चाहिए। तो ये लगातार वर्तमान में मुद्दे हैं जो चुनाव के दौर में उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह नई याचिका अपने आप में खास है क्योंकि यह फिर कह रही है कि मतपत्रों का उपयोग ही देश के चुनाव में होना चाहिए। ज़रूरी है कि हम लोग आज के इस विषय में समझते हैं कि क्या क्या मांग हुई है इस याचिका के अंदर। वहीं इसके साथ ही हम लोग यह भी समझते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से ईवीएम का चलन हमारे देश में शुरू हुआ। वहीं यह भी देखेंगे कि आज के समय में दुनिया के कितने ऐसे देश हैं जहां पर ईवीएम उपयोग में है, वहीं कितने देश ईवीएम का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर चुके हैं, यह भी हम लोग जानेंगे। इन सभी बातों को जानने से पहले एक प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जा सकता है परीक्षा में, कुछ इस रूप में होगा। तो अगर आप चीज़ों को जानते हैं तो आंसर बस कमेंट कर दीजिए, यदि नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोग हर एक बात जान जाएंगे। वहीं मेंस के अपने नोट जरूर बना लीजिएगा क्योंकि यह भी ज़रूरी है और जिस प्रकार से विवाद उठ रहे हैं संभावना है कि मुख्य परीक्षा में भी आप लोगों से बात की जा सकती है। तो देखिए, अभी वर्तमान में जो याचिका है यह लगाई गई है एक वकील साहब के द्वारा। वकील साहब का नाम है महमूद प्राचा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि यह वकील तो हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों में इनकी भी एक खास भूमिका होने वाली है। क्यों? क्योंकि यह रामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इतना ही नहीं, इससे पहले ये एक मांग उठा चुके हैं जिसमें इन्होंने कहा था कि वीवीपैट स्लिप्स की कंप्लीट 100% काउंटिंग होनी चाहिए। यह मुद्दा भी इनके द्वारा उठाया गया है। अब नया मुद्दा कह रहे हैं कि वीवीपैट नहीं चाहिए, ईवीएम नहीं चाहिए, सीधा सबसे बढ़िया एक काम जो हमें चाहिए वो यह है कि फिर एक बार हमारे लिए बैलेट पेपर सिस्टम को लागू कर दिया जाए और हम फिर दोबारा पिछली व्यवस्था में ही जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चुनाव करवाना चाहते हैं। याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका उपयोग वर्तमान में देश के सभी चुनावों में हो रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से वह विश्वसनीय नहीं है, हम उस पर विश्वास नहीं करते। इसके अंदर छेड़छाड़ की और हेरफेर की संभावना अधिक है। जब हम विश्वास नहीं कर रहे हैं ऐसी किसी सिस्टम से चुनाव कराए जाए तो यह बहुत बड़ा गड़बड़ है। हालांकि हम अभी देख रहे हैं देश भर में एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, वो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर स्थिति यह बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव, देश के मुख्य चुनाव जो है वह ईवीएम से हो रहे हैं। लोगों को इस पर विश्वास नहीं है, कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। मैं जिस समय कॉलेज में हुआ करता था, रेगुलर कॉलेज था मेरा, वहाँ पर स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन होने थे और स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में वहाँ पर यह मांग की गई थी कि इलेक्शन ईवीएम से होने चाहिए क्योंकि बैलेट पेपर में गड़बड़ी हो जाती है। अलग अलग जगह अलग अलग स्थितियाँ, कई बार ऐसा लगता है कि जो नहीं जीत पा रहा वो कुछ ना कुछ मुद्दे ढूंढ रहा है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। अभी वर्तमान में हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस भी लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस भी कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हालांकि कांग्रेस के काल में ही ईवीएम को तैयार किया गया था। कांग्रेस ने खुद कई बार चुनाव लड़े हैं ईवीएम के माध्यम से। उस समय सब चीज़ें पूरी तरह से विश्वसनीय थी। 2014 के बाद से सभी चीज़ें अविश्वसनीय हो गई हैं। थोड़ा सा ये बातें जो हैं थोड़ा अचंभित करने वाली है, इसमें कोई दो राय है बिल्कुल भी नहीं है। वहीं जिस राज्य में आपकी सरकार बन जाए वहाँ की ईवीएम ठीक है, जहाँ आपकी सरकार नहीं बन रही है वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। यही फिलहाल हमारे देश का राजनीतिक माहौल है और हर बार चुनाव परिणाम आने के बाद हम यही चीज़ें देखते भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। खैर, फिलहाल जो इनकी ये याचिका है उसमें कहा गया है कि ईवीएम के द्वारा जो मतगणना होती है, जो मतदान होता है, यह अविश्वसनीय है और इसमें छेड़छाड़ संभव है।
इसके अलावा इन्होंने एक खास पक्ष प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है कि अगर हम लोग हमारे देश के कुछ प्रमुख कानून जो हमारे चुनाव संबंधित हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 हो या फिर चुनाव संचालन नियम 1961 हो, अगर हम इन दोनों को ही पढ़ते हैं और जब कभी भी इन दोनों में चुनाव या मतदान की बात आती है तो यहाँ पर हमेशा यही प्रयोग किया गया है कि चुनाव जो होंगे वह बैलेट पेपर से होंगे, ना कि ईवीएम से। अब यहाँ पर जो हमारे याचिकाकर्ता इन्होंने कहा है कि जब हमारे देश के कानून ही कहते हैं कि जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए तो आप ईवीएम का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे कानून के विरुद्ध भी है। तो यह पक्ष भी इन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि अगर परिस्थितियां असाधारण है तो उस समय विचार किया जा सकता है, ऐसी कोई दो राय नहीं है, तब आप विकल्प देख सकते हैं। लेकिन सामान्य और साधारण स्थितियों में जो कानून कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो उसी विकल्प को अपनाना चाहिए और उसका ही उपयोग करते हुए आगे बढ़ भी जाना चाहिए। तो यह अभी इन्होंने डिमांड प्रस्तुत कर दी है, ये इनकी मांग है कि देखिए अब इलेक्शन कमीशन को आप आदेश दीजिए और कहिए कि फिर एक बार बैलेट पेपर से ही पूरा इलेक्शन कंप्लीट हो। हालांकि एक ऐसी याचिका पहले भी लगाई जा चुकी है, कई बार लगी है। एक खास याचिका जिसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं वर्ष 2018 की है। वर्ष 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि फिर एक बार हम चाहते हैं कि देश के इलेक्शन जो 2019 में होने थे, चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठते हैं, तो 2019 के चुनावों के लिए बोला गया था कि बैलेट पेपर से करवा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सिरे से खारिज करते हुए वापस सभी याचिकाकर्ताओं को घर भेज दिया था। तो पिटीशन के अंदर जो बातें हैं वह सब इतनी ही हैं। इन्होंने कहा है कि जिन विश्वास नहीं करते चुनाव किस रूप में होनी चाहिए, आपने सब समझा। कानूनों को लेकर के भी इन्होंने बातचीत प्रस्तुत की। लेकिन ईवीएम चलन में कैसे कैसे आई, कब से इसकी कहानी शुरू हुई? क्योंकि एक बात आप लोग को हमेशा समझ लेनी, ध्यान रखनी कि कांग्रेस के काल से ही, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय ही ईवीएम को लेकर के सारे कार्य हुए थे, चीजें बदली थी और ईवीएम का उपयोग कई चुनावों में हुआ है। अगर हम लोग 2000 के बाद की स्थिति देखें तो वर्ष 2000 के बाद देश का हर चुनाव ईवीएम से संपन्न हुआ है और सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ईवीएम का प्रयोग किया गया, चाहे लोकसभा चुनाव हो या किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव हो। 2000 के बाद से स्थिति आज तक बनी हुई है कि ईवीएम का उपयोग हर चुनाव में हो रहा है और उससे पहले भी हो भी रहा था, उससे पहले रैंडमली हो रहा था, तो लंबा समय रहा है। 2014 के बाद ही हम लगातार ईवीएम के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं, उससे पहले कभी क्यों उंगली नहीं उठी? और 2014 से पहले ही हम लगातार इस अपने सिस्टम पे प्राउड भी फील करते थे। ये भी तो चीज़ सोचने वाली है। ज़रूरी नहीं कि मतलब एक पक्ष को लगातार हम लोग किसी एक रुझान पे या एक झुकाव पे ही सोचें, एक ही पॉइंट रखें। देखो और भी डायमेंशंस होते हैं, हमें वह भी सोचते हुए चलते रहना चाहिए साथ साथ ना। न्यूट्रल रहेंगे तो आप लोग का आंसर जो होगा वो अच्छा हो जाएगा, क्रिटिक्स अच्छा रहेगा, उसके अंदर बैलेंस अप्रोच दिखेगी और एक अच्छे खासे अंक फिर आप लोग यहाँ पे ले भी सकते हैं। तो यह पूरा सिस्टम था। जरा समझते हैं एक बार कि ईवीएम किस प्रकार से चलन में आई। ईवीएम के चलन से पहले कुछ इस प्रकार का सिस्टम हुआ करता था। ऐसे पेपर छपवाए जाते थे, तो पेपर प्रिंट होते थे, यहाँ पर नाम होता था व्यक्ति का, पहले सीरियल नंबर होता था, उसके बाद नाम, पार्टी का चिन्ह होता था और हर जगह पर एक रूम में जहाँ भी मतदान होना होता था एक मोहर रखी होती थी। आपने उठाना है और स्टैंप लगा देनी है जिस भी उम्मीदवार के साथ आप जाना चाहते हैं, उसको अपना वोट देना चाहते हैं। तो अगर एक ही जगह पर स्टैंप होती थी तो वह वोट काउंट किया जाता था। वहीं अगर स्टैंप जो है वह 2 बॉक्स को क्रॉस कर रही है तो इनवैलिड, आपने 2-3 जगह कर दिया तो भी इनवैलिड। तो एक ही जगह पर स्टैम्प करने के लिए उस समय सबको बताया जाता था, इस प्रकार से वोट्स काउंट होते हैं। कई बार गलत तरीके से मोड़ देते थे, मोड़ने का चलन भी था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो जब कभी भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से पेपर से वोटिंग होती थी तो लोगों को सलाह दी जाती थी कि अगर आप अपनी स्लिप को मोड़ रहे हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि आपको इस रूप में मोड़नी है, यहाँ से रख के ऐसे मोड़नी है ताकि अगर आपकी जो स्टैम्प है वह गीली भी रहे तो भी उसका जो प्रिंट है वह आपके उम्मीदवार के नाम के ऊपर ही आए। अगर आप इसको गलत तरीके से मोड़ देंगे, यानी कि ऊपर से नीचे टर्न करेंगे, तो क्या होगा कि स्टैम्प गीली रहेगी तो यह 2 जगह पे प्रिंट हो सकती है, तो उस समय आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते चीज़ों को उनके बहुत वोट इनवैलिड होते थे, यह भी उस समय देखा जाता था। अब की स्थिति क्या हो रही है और कैसे कैसे ईवीएम ने देश की चुनावी व्यवस्था को बदल दिया, समझना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कार्य शुरू होता है 1977 में। सबसे पहले 1977 में हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग एक कंपनी से जुड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह जो कंपनी थी यह कंपनी हैदराबाद के अंदर है। इस कंपनी को सबसे पहले बोला गया कि आप एक ऐसी मशीन बनाओ जिस मशीन के माध्यम से चुनाव संपन्न हो सकेंगे। इन्होंने जिम्मेदारी उठाई, ठीक है जी, डिजाइन भी हम करेंगे, तैयार भी हम करेंगे। काफी मेहनत हुई। 1977 में यह कंपनी जुड़ती है, बातचीत होती है, 1977 से मेहनत शुरू होती है और 1979 में जाकर के यह पहला ईवीएम का प्रोटोटाइप तैयार करते हैं।
1979 में ईवीएम का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है। उसके बाद 6 अगस्त 1980 को देश की सभी प्रमुख पार्टियों के जो लीडर्स थे उन सबको एक मीटिंग में बुलाया जाता है। मीटिंग में बुला करके उन सबको प्रोटोटाइप दिखाया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है, दिखाया जाता है सिस्टम किस किस प्रकार से रहने वाला। सबने सहमति दर्ज की, सबने कहा कि चुनाव अच्छा होगा, सरल होगा और चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित हो जाएंगी। इसके माध्यम से सब कुछ संभव है। जब सबने यहाँ पर मीटिंग में आकर के सहमति दर्ज की, उसके बाद से हम देखते हैं कि ईवीएम की तरफ कार्य तेजी से बढ़ने लगा। एक और कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेंगलोर में है, उसको भी जोड़ दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। ये दोनों कंपनियां जुड़ करके मिल करके ईवीएम और इसकी कंट्रोल यूनिट बनाने लगी। उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने तेजी से इस दिशा में काम किया, कंट्रोल यूनिट बनाई, ईवीएम्स बनाई। जब सभी चीजें सफल होने लगी, तेजी से आगे बढ़ने लगी, तब हम देखते हैं कि देश के चुनावों में इसका उपयोग शुरू होता है। सबसे पहले जो ईवीएम का उपयोग होता है वो हम देखते हैं कि मई 1982 में केरल में आम चुनाव होते हैं, तो केरल के चुनावों के अंदर उपयोग करते हैं ईवीएम का। ये बात ध्यान रखिएगा कि पहली बार ईवीएम का उपयोग यहां हुआ था 1982 के चुनाव में, लेकिन 1982 के इस चुनाव में ईवीएम का उपयोग होने के बावजूद यह चुनाव पूरी तरह से रद्द कर दिए गए थे। चुनाव क्यों रद्द हो गए थे? क्योंकि इस चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का उपयोग किया तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आपने चुनाव में ईवीएम का उपयोग करने के लिए जो महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने थे, आपने वह संशोधन नहीं किए। बिना संशोधन के, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो हमारे देश के कानूनों में नहीं है अभी तक, आप उसके माध्यम से लोकतंत्र को जीवित नहीं रख सकते। जरूरी है पहले अमेंडमेंट हो, कानूनों में आए, व्यवस्था में आए, उसके बाद हम ईवीएम को बढ़ावा देंगे, कोई दो राह नहीं है। तो केरल के अंदर 1982 के जो चुनाव थे, इनको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। सुप्रीम कोर्ट की बात को इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार किया और स्वीकारते हुए 1989 में हम देखते हैं कि हमारे देश की संसद के द्वारा एक महत्वपूर्ण संशोधन किया जाता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर, और यहां पर संशोधन करते हुए ईवीएम का प्रावधान किया जाता है कि देश के जो चुनाव होंगे वह ईवीएम से कराए जा सकते हैं, यहां पर अनुमति मिल जाती है। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात को माना, इसके बाद से आपके रास्ते जो थे खुल गए। अब हम देखते हैं कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे और ईवीएम का प्रयोग शुरू हो जाएगा। पहली बार तो लेकिन फिर भी आपको केरल का ही ध्यान रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं, आंसर वही रहेगा। जब सभी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले केरल के चुनावों के बाद में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट के बाद हम देखते हैं कि 1998 में 3 राज्यों के चुनावों में ईवीएम का उपयोग होता है। 3 राज्य कौन कौन? मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। इन 3 जगह पर चुनाव होते हैं, लेकिन पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग नहीं होता। 25 विधानसभा क्षेत्रों में ही सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का उपयोग किया जाता, क्योंकि अभी हमारे पास सिस्टम बहुत अच्छे नहीं थे। जो हमारी टीम थी ना इलेक्शन कराने वाली, उस टीम को ही चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं थी। तो अभी का जो सिस्टम था कम था, मशीनें भी कम थी, तो चीज़ों को समझते जानते हुए, रिसोर्सेज की दुर्लभता को समझते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में 25 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जो था वह ईवीएम के माध्यम से संपन्न होता। सराहना बहुत ज़्यादा मिलती है, लोकप्रियता बहुत अधिक मिलती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2000 से सिस्टम बदल जाता है। वर्ष 2000 के बाद हम लोग देखते हैं कि देश के जितने भी आम चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा के स्तर पर, चाहे फिर लोकसभा के स्तर पर चुनाव हो, कहीं भी चुनाव हो रहे हो, पूरी तरह से ईवीएम से संपन्न होंगे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम लगाई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ष 2001 में चुनाव होते हैं तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल। ये जो चुनाव होते हैं इन 4 राज्यों में, यहाँ पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग होता है। ये हम देख रहे हैं पहली बार वे विधानसभा जहां पर पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग एक साथ हुआ। 2004 का लोकसभा चुनाव पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें ईवीएम का 100% यूज किया गया था। इस दौरान 10 लाख से अधिक ईवीएम का उपयोग हुआ था 543 लोकसभा सीटों की चुनाव के लिए। चीजें क्लियर हैं? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लगातार तेजी चलन बढ़ेगा और पूरे देश में चुनाव ईवीएम से होते रहेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि ईवीएम को क्रिटिसाइज किया जाता है, कहा जाता है पारदर्शिता नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, पता नहीं चलता, बटन दबा दिया है, वोट कहाँ गया है, बस बीप का साउंड आता है। हम कैसे समझें कि हमने अपना वोट जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को दिया है वो उसके पास ही पहुंचा है? डिबेट शुरू हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन के बैठक की, बातचीत शुरू हुई कि भाई कैसे पता लगाया जाए। अब यहां से आइडिया आता है सबसे पहले वीवीपैट का।
वीवीपैट का इवैल्यूएशन जो होता है वो यहीं से होता है कि हम कैसे सत्यापित करें कि हमारा वोट सही जगह गया है या नहीं गया है। तो वीवीपैट का चलन शुरू होता है, फिर आता है प्रोटोटाइप तैयार होता है। प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद सिस्टम तैयार हो जाता है कि 7 सेकंड के लिए आपको पर्ची दिखाई देगी, उम्मीदवार का नाम और आपकी पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह उसके ऊपर अंकित होगा। तसल्ली से देखिए, फिर पर्ची वहीं पे ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी वो। ठीक, तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारे जो चुनाव है यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संपन्न हो रहे हैं। आज के समय में हम लोग ईवीएम को देखें तो ईवीएम के अंदर 2 यूनिट्स होती हैं। पहली होती है कंट्रोल यूनिट, जो वहां पर ऑफिसर होते हैं, उन पोलिंग ऑफिसर्स के पास में वह होती है। वह एक बटन दबाते हैं तब जाकर के आपको एक बटन से माध्यम से अपना वोट कास्ट करने की अनुमति मिलती है। जब कंट्रोल यूनिट से आपको अनुमति दे दी जाती है एक बटन दबा करके, तब आपकी ईवीएम यानी कि जो बैलेट यूनिट होती है वह एक्टिवेट होती है। बैलेट यूनिट पे जैसे ही आप एक वोट कास्ट कर देंगे, यह दोबारा से डीएक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल यूनिट को दबाना होगा। ये सिस्टम इस प्रकार से चल रहा है। तीसरा इसके हाथ में जोड़ दिया गया है अब वीवीपैट। तो सिस्टम इसी प्रकार चलता है, पहले कंट्रोल यूनिट से मशीन को एक्टिवेट किया जाएगा, बैलेट यूनिट पे आप अपना वोट डालेंगे और वेरीफाई करने के लिए वीवीपैट के पास आप देख सकते हैं कि आपका वोट कहाँ गया है। ठीक, यहां पर आपको एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि एक जो ईवीएम होती है उस एक ईवीएम पे सिर्फ 16 उम्मीदवारों के नाम ही लिखे जा सकते हैं। ठीक, तो 16 उम्मीदवारों के नाम आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है तो ईवीएम टू ईवीएम कनेक्ट किया जाता है। अब आज के समय में काफ़ी सिस्टम डेवलप हो गया है तो अभी अच्छे से चुनाव कराया जाता है। 11 ईवीएम 15 ईवीएम मन करे, कैंडिडेट इतने हो रहे हैं तो जोड़ सकते हैं। यह सिस्टम तैयार कर लिया गया है हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो अभी फिलहाल यह है सभी चीज़ें। यह होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पे बटन प्रेस होता है, बटन प्रेस करते ही यहाँ से ईवीएम एक्टिवेट, अपने चुनिंदा जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार है या पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ से वोट कास्ट कीजिए। नहीं पसंद है, सबसे नीचे नोटा लिखा होगा, नन ऑफ द अबव, उसके सामने ही बटन प्रेस कर सकते हैं, हालांकि उसका कोई महत्व रहता नहीं है। यहाँ पे आप जैसे ही वोट कास्ट कर देंगे, यहाँ पर आपकी स्लिप वीवीपैट पे दिखाई देगी 7 सेकंड के लिए और उसके बाद में यह नीचे इस बॉक्स में गिर जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आपत्ति होती है तो बाद में इसके माध्यम से आपके वोट जो हैं उनको काउंट किया जा सकता है, चीज़ों को वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये सिस्टम क्लियर है सभी को। तो इस प्रकार से अभी हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं और संभावना यही है कि ईवीएम से ही लोकसभा चुनाव होंगे। बाकी सभी लोग जिसको जो भी कोशिश करनी है वह भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वह भी अपनी जगह ठीक है, उनको भी गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ, वर्तमान में देशों में क्या स्थिति है, वैश्विक क्या स्थिति है, यह समझ लेते हैं। क्योंकि आज के समय में अगर हम लोग देखें तो एक तरफ यूरोप और उत्तरी अमेरिका है जहां पे लगातार ईवीएम को अलोकप्रिय किया जा रहा है, सिस्टम से बाहर किया जा रहा है, नहीं पसंद कर रहे देश कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो। लेकिन दक्षिणी अमेरिका और एशिया वाला क्षेत्र ऐसा है जहां पर ईवीएम लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। अलग अलग देशों की अलग अलग स्थिति, जैसे कि आज के समय में पूरी दुनिया में कुल 31 देश ऐसे हैं जो चुनावों में ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में वहां पर ईवीएम चल रही है। लेकिन दुनिया में 4 देश ऐसे हैं जहां पर पूरे देश के अंदर ईवीएम का इस्तेमाल होता है। 31 देशों में ईवीएम का सिस्टम चल रहा है, किसी ना किसी रूप में है, लेकिन पूरी दुनिया के 4 देश ऐसे हैं जो 100% ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 11 देश ऐसे हैं जहां के कुछ हिस्सों में ही कभी कभी अलग अलग रूपों में ईवीएम का उपयोग किया जाता है, तो ये रेयरली होता है। वहीं दुनिया के 3 देश ऐसे हैं, जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल, जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल बंद किया जा चुका है। यानी कि जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल ऐसे देश हैं जो पहले यूज करते थे, इनको ठीक लगता था, लेकिन बाद में इनको लगा कि मामला गड़बड़ है, चीज़ें ठीक नहीं है, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पर सिस्टम को बदला और ईवीएम के ऊपर बैन लगा दिया कि चुनाव किसी भी स्तर का हो, हम अपने यहाँ पर ईवीएम का उपयोग अब नहीं करने वाले। तीनों का नाम याद रखिएगा। इतना ही नहीं, 11 देश ऐसे हैं जहां पर पायलट प्रोजेक्ट हुआ, इसको लेकर के इन्होंने ईवीएम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर इनको चीज़ें पसंद नहीं आई तो पायलट प्रोजेक्ट के तुरंत बाद ही इन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया, कहा कि हम इसको यूज़ करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये लिस्ट जैसे कि आपको बता रहा हूं, तो आज के समय में पता लग रहा है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और यूएसए, ये सभी देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर ईवीएम को पूरी तरह से बैन कर दिया है। नीदरलैंड ने 2006 में बैन किया था, आयरलैंड ने 2009 में बैन किया था, वहीं इसके अलावा इटली भी काम कर चुका है और इटली ने भी अपने यहाँ पर ईवीएम को बैन कर दिया है। हालांकि एक पॉइंट यह भी है जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ईवीएम को जो देश बैन कर रहे हैं दरअसल वो देश छोटे देश हैं,
जनसंख्या वहाँ पर बहुत कम है, भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत कम है, वहाँ पर ईवीएम के माध्यम से अगर आप वोट करवाते हैं तो भी ठीक है, नहीं कराते हैं तो भी पॉसिबल है, बैलेट पेपर से इजीली हो सकता है। लेकिन भारत जैसा देश के अंदर इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, अगर आप चीज़ों को कराते हैं तो ईवीएम के बजाय चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना एक बोझिल प्रक्रिया हो सकती है, कई दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ठीक है, एक दिन में सब कुछ कंप्लीट हो जाए, और होना वही है जैसे कि इलेक्शन कमीशन उचित समझेगा। लेकिन हम देखते हैं आज के समय में दोनों ही पक्ष हमारे पास है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बैलेट पेपर से करा लो, बहुत सारे कहते हैं ईवीएम से करा लो, बट चीज़ें जो हम लोग की परीक्षा की दृष्टि से समझने योग्य हैं वह सारी मैंने आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दी है। एक मैप आप लोग के सामने है फिलहाल जो स्थिति है पूरे दुनिया के अंदर, वे देश जो अपने यहाँ 100% ईवीएम का उपयोग करते हैं, इंडिया, ब्राज़ील, भूटान और वेनेजुएला हैं। चारों देशों का नाम याद रखिएगा। जिन्होंने इस्तेमाल बंद कर दिया है उसकी लिस्ट अच्छी खासी है। जर्मनी है, नीदरलैंड है और पैराग्वे है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा यहाँ पर ग्वाटेमाला है, आयरलैंड है, इटली है, कजाकिस्तान, नॉर्वे है, यूके है, यूएसए। कुछ देशों में जहाँ पर इस्तेमाल होती है ईवीएम, बेल्जियम, फ्रांस, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना और जापान। और इसके अलावा ट्रायल चल रहा है जहाँ पर वह है रशिया, मंगोलिया, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इक्वाडोर। तो यह देशों की अलग अलग स्थिति, अलग अलग रूपों में ईवीएम को ही है देख रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण बातें परीक्षा की दृष्टि से आपको समझनी थी, अच्छी खासी तरह से आप लोगों ने समझ लिया है। ईवीएम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। अब आप लोग जब चीज़ों को समझ ही गए हैं तो आंसर कमेंट भी कर दीजिए, जल्दी से अपने मेंस के नोट्स बना दीजिएगा। हालांकि जितनी बातें मैंने बताई आप लोग को आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक सफिशिएंट है और आप लोग इसके माध्यम से अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं। और वीडियो खास है तो बाकी साथियों तक शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना भी नहीं जाना है। हाँ, आपको आंसर चाहिए होगा तो देख लीजिए, यह भी आप लोग की स्क्रीन पर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। बाकी बातें करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।